गुड मॉर्निंग। कल हम लोगों ने व्याकरण शुरू कर दिया था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अभी हम लोग व्याकरण को रहने देते हैं और पहले कुछ और पाठ क्षितिज से कर लेते हैं, एक आध कीर्तिका का कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग व्याकरण के बारे में सोचेंगे। कारण कि व्याकरण मेरे हिसाब से बेहतर आपकी समझ में तब आएगा जब हम लोग आमने सामने बैठेंगे। तो हम लोग थोड़ा और इंतज़ार कर लें कि स्कूल खुल जाए, उसके बाद व्याकरण शुरू करेंगे। अगर ज़्यादा ही विलम्ब होगा तो फिर देखा जाएगा, व्याकरण शुरू कर देंगे ऐसे भी। लेकिन हमारे पास अभी करने के लिए बहुत सारे गद्य हैं, पद्य हैं, तो हम लोग उसको ही अभी कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम लोग क्षितिज से ही एक और पद्य शुरू करते हैं। निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बड़े प्रसिद्ध कवि हुए हैं, इनको महाप्राण भी कहा जाता है। इनकी कविता है, दो कविताएं हैं असल में, एक है उत्साह और दूसरा है अट नहीं रही। तो हम इनकी पहले हम निराला जी की बात करते हैं। ये बंगाली थे मूलतः। इनका जन्म बंगाल के महिसादल में 1899 में हुआ था और ये गढ़कोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे। ये उत्तर प्रदेश के निवासी थे, बंगाल में इनका जन्म हुआ था। मैं थोड़ा गलत बोल गया शुरू में कि ये मूलतः बंगाली थे, नहीं, ये मूलतः उत्तर प्रदेश के थे। बाद का भी इनका जो जीवन बीता वह इलाहाबाद में ही बीता, लेकिन इनका जन्म हुआ था तो कभी कभी कुछ दिक्कतें आती है, बीच में रुकना पड़ता है। तो फिर से बात करते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। ये मूलतः उन्नाव के थे, उत्तर प्रदेश के। इनका जन्म 1899 में बंगाल में हुआ। इनकी जो औपचारिक शिक्षा थी, जो विशेष बात है, निराला को उच्च शिक्षा में भी पढ़ा जाता है, इन पर बहुत सारे रिसर्च हुए हैं, लेकिन विशेष बात यह है कि इनकी जो अपनी शिक्षा हुई थी औपचारिक रूप से, वह 9वीं क्लास तक ही हुई थी। यह सिर्फ 9वीं तक ही पढ़े हुए थे। फिर भी इन्होंने इतना लिखा और इस स्तर का लिखा कि बड़े से बड़ा विद्वान भी इनको पढ़ता है और लोग समझने की कोशिश करते हैं। और उन्होंने स्वाध्याय से, स्वाध्याय का मतलब होता है स्वयं अध्ययन करना, तो इन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया, खुद से पढ़ के। तो ये इनकी इच्छा शक्ति थी कि खुद से पढ़ के इतना ज्ञान इन्होंने पाया। संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे। इन्होंने संगीत के बारे में भी जाना, दर्शन शास्त्र के भी अध्येता थे, मतलब उसके पाठक थे वे। दर्शन में भी इनकी रुचि थी, फिलॉसफी जिसको कहते हैं। तो दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। विवेकानंद, इनके जन्म के 2-3 साल के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी, बहुत कम उम्र में। तो उन लोगों के विचार से, और उनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, तो उनके विचार से ये बहुत प्रभावित थे। पूरी दुनिया प्रभावित थी विवेकानंद से, बंगाल तो खास तौर से, तो ये भी उनसे प्रभावित थे। इनका जो पारिवारिक जीवन था, ऐसा नहीं था कि बड़े सुखी संपन्न आदमी थे। इनका जो पारिवारिक जीवन था वह बेहद संघर्षों से भरा हुआ था। उसमें कई सारे दुख थे। इनके आत्मीय जनों के निधन, इनकी बेटी की मृत्यु हो गई थी, पत्नी की भी मृत्यु हो गई थी, तो इन चीज़ों से इनको गुजरना पड़ा। और ये जो असामयिक निधन इनके आत्मीय जनों का हुआ, उससे यह काफ़ी दुखी हुए, अंदर तक टूट गए। कोई भी दुखी होता है। तो
और इसके अलावा जो साहित्यिक मोर्चा, जो साहित्य का क्षेत्र था, उसमें भी इन्होंने लगातार संघर्ष किया। ऐसा नहीं था कि बहुत कुछ आसान था। इनकी जो कविताएं होती थी उस पर लोग तरह तरह के व्यंग्य करते थे, ये कुछ अलग तरह का लिखते थे। इनकी जो छंद शैली थी, छोटी छोटी पंक्तियाँ, जो आज भी लोग लिख रहे हैं, उस समय यह एक नई चीज़ थी। तो लोग इस पर व्यंग्य करते थे कि ये क्या लिख रहे हैं, ये कौन सी कविता हुई। आगे चलकर इनकी कविताएं इतनी प्रसिद्ध हुई कि वो जितने भी व्यंग्य करने वाले थे वो सब चुप हो गए। तो इनको संघर्ष उधर भी लेकिन करना पड़ा। सन 1861 में उनका देहांत हो गया। इनकी जो प्रमुख काव्य रचनाएं हैं, अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते, उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति अविस्मरणीय है। सरोज स्मृति इनकी एक रचना है जिसका नाम यहाँ नहीं है। इनकी बेटी का नाम सरोज था, तो उसकी असामयिक मृत्यु के बाद इन्होंने उसकी याद में लिखा था। जूही की कली इन्होंने बहुत कम उम्र में लिख लिया था। तो इनकी जो पूरी रचनावली है वह निराला रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। इनका जो पूरा साहित्य है, निराला विस्तृत सरोकारों के कवि हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है। यह किसी एक विषय पर नहीं लिखते थे, किसी एक मुद्दे पर नहीं लिखते थे, विस्तृत सरोकारों के अलग अलग मुद्दों पर लिखते थे। इनकी रचनाएं जो थी उसका संबंध अनेक चीज़ों से था। समाज में फैले अनेक समस्याओं से इनकी रचना का संबंध था। इनका स्वभाव विद्रोही था, थोड़ा अक्खड़ स्वभाव के थे, किसी से दबते नहीं थे। शरीर से भी पहलवान थे, पहलवानी वगैरह का भी शौक रखते थे। उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। जो मुक्त छंद, मुक्तक वगैरह आज आप सुनते हैं, इसका उन्होंने सबसे पहले प्रयोग किया। उस समय को छायावाद कहा जाता है। छायावाद मतलब कहते जो बातें हैं उसका अर्थ कुछ और ही निकलता है। इस तरह की कविताएं उस समय लिखी जाती थी। तो इन्होंने उनमें से सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया, जिसमें कोई बंधन नहीं हो रहा। मुक्त का मतलब हुआ खुला हुआ, स्वतंत्र छंद, जहाँ जैसी जरूरत हुई उस तरह से तुक मिलाया। तो इन्होंने मुक्त छंद का प्रयोग किया। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में जहाँ गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भी भाव मिलता है। जो वर्ग शोषित था, उपेक्षित था, जो कष्ट में था, उसके प्रति गहरी सहानुभूति थी। इनकी कविताएं हैं, वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर। एक महिला जो सड़क पर मजदूरी कर रही है, पत्थर तोड़ रही है, थोड़े से कहीं से आ रहे हैं, उसको देखते हैं, तो उस पर इन्होंने कविता लिखी जो बहुत प्रसिद्ध थी। भिक्षुक इनकी कविता है। दो टूक कलेजे के करता पछताता, पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रही लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को, भूख मिटाने को, मुँह फटी पुरानी चोली का फैलाए। तो यह इनकी कविताएं हैं जो आपके हृदय को छू जाएंगी, आपके दिल को छू जाएंगी। इन्होंने इस तरह का चित्रण किया। जिस भिक्षुक में उन्होंने एक भिखारी का चित्रण किया जो चल रहा है, उसकी झोली फटी हुई है, उसका जो झोला है जिसमें भीख मांगता है, उसके साथ 2 बच्चे हैं, वो भी हाथ पसारे हुए, एक हाथ पेट पर रखे हुए चल रहे हैं, भूख से परेशान हैं। नहीं कुछ मिलता है तो सड़क किनारे कहीं भोज वगैरह का पत्तल फेंका हुआ है, उसको चाटने की कोशिश करते हैं भूख मिटाने के लिए, लेकिन वहाँ भी कुत्ते उन पर झपटने को तैयार हैं। तो बड़ी ही हृदय विदारक, बड़ी ही मार्मिक ढंग से यह चित्रित करते थे चीज़ों को। तो एक शोषित वर्ग जो कष्ट में लोग थे, उनके प्रति गहरी सहानुभूति होती थी इनकी रचनाओं में। साथ ही जो शोषक था, जो शोषण करता था, जो उनको उस हालत में पहुंचाता था, उसके प्रति एक प्रतिकार की भावना थी, एक विरोध जताते थे। इनके बारे में एक प्रचलित बात है, वो मैं आपको बताता हूँ प्रसंगवश। जब गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की किताब गीतांजलि को नोबेल प्राइज़ मिला, आप जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार, वो अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है। तो इनकी जो काव्य रचना थी गीतांजलि, उसको नोबेल प्राइज़ मिला।
उस उन दिनों गांधी जी ने कहा, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर गांधी जी के बड़े नज़दीक थे, उनके साथ उठना बैठना होता था, तो वह बड़े नज़दीक से जानते थे एक दूसरे को। तो गांधी जी ने अपना विचार व्यक्त किया कि रविंद्र जैसा कोई नहीं कवियों में, हिंदी में रविंद्र जैसा कोई कवि नहीं। यह बात किसी पत्र पत्रिका में छपी, निराला जी ने पढ़ा, तो ये पहुंच गए गांधी जी से मिलने। इन्होंने जाकर अपना विचार वहां रखा, बोला कि आपने ऐसा कैसे कहा, आप यह बात कैसे जानते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर जैसा दूसरा कोई कवि नहीं है हिंदी में, आपने कितने हिंदी कवियों को पढ़ा है? उन्होंने गांधी जी से प्रश्न किया, जबकि गांधी जी की जो छवि थी, गांधी जी का जो व्यक्तित्व था, उसमें कोई भी उनसे जाकर इस तरह के प्रश्न नहीं कर सकता था। उनकी इतनी बड़ी छवि थी, इतने महान व्यक्तित्व के स्वामी थे गांधी जी। तो भारतीय अंग्रेज भी उनसे घबराते थे, लेकिन यह इनका स्वभाव ऐसा था, विद्रोही स्वभाव के थे, कहीं भी दबते नहीं थे। तो ये पहुंच गए गांधी जी से सवाल करने कि ऐसा आपने कैसे कह दिया, आपने कितने हिंदी के कवियों को पढ़ा है? क्या आपने सुमित्रानंदन पंत को पढ़ा है? क्या आपने मैथिली शरण गुप्त को पढ़ा है? क्या आपने महादेवी वर्मा को पढ़ा है? क्या आपने निराला को पढ़ा है? तो फिर आपने कैसे कह दिया? तो गांधी जी ने कहा कि भाई मुझे हिंदी ज़्यादा नहीं आती, मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा है। तो इनका सवाल था, फिर आपने ऐसा स्टेटमेंट कैसे दे दिया, ऐसा वक्तव्य क्यों दे दिया? यह तो बाकी कवियों का अपमान हो गया कि रविंद्रनाथ जैसा कोई नहीं। तो गांधी जी ने कहा, उनसे पीछा छुड़ाने के लिए उनके पास जवाब नहीं था, तो उन्होंने कहा कि तुम अपनी कुछ किताबें मुझे भेज दो, मैं उनको पढ़ूंगा। उन्होंने सोचा कि इससे इनका मन रह जाएगा और इनका जो असंतोष है वह भी दूर हो जाएगा। लेकिन निराला यही नहीं मानने वाले थे। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं भेज दूंगा, पहले आप मुझे उन लोगों का नाम बता दीजिए जो, क्योंकि आपने तो कहा कि आपको हिंदी नहीं आती, तो आप उन लोगों का नाम बता दीजिए कि आपको मेरी कविताएं समझाएगा कौन, पढ़कर कौन समझाएगा आपको, मैं भी तो जानूं कि वह समझा पाएगा भी कि नहीं सही जो मैं लिखता हूं। तो गांधी जी किसी तरह उनसे पीछा छुड़ाकर चले गए कि मेरे पास अभी समय नहीं है, मैं प्रार्थना का समय हो गया, मैं जा रहा हूं। तो ये वैसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने गांधी जी को निरुत्तर कर दिया, जबकि गांधी जी सबके लिए पूजनीय थे, सबके लिए आदरणीय थे, आज भी हैं। लेकिन इस मामले में निराला ने गांधी को निरुत्तर कर दिया। तो यह, इसका मतलब यह नहीं है कि गांधी जी बुरे व्यक्ति थे। गांधी जी अपनी जगह, उनको लगा कि रविंद्रनाथ को नोबेल मिला है, तो उन्होंने और हिंदी की रचनाएं पढ़ी नहीं थी, तो उनको इसकी ज़्यादा जानकारी नहीं थी, उन्होंने ऐसे ही बोल दिया। लेकिन ये तो पहुंच गए वहाँ। और एक और घटना मैं गांधी जी की बताता हूँ, इससे जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन आपको पता चलेगा कि गांधी जी की क्या छवि थी उसमें। हरिवंश राय बच्चन ने लिखा मधुशाला। मधुशाला का मतलब होता है शराब की दुकान, जिसको बियर बार अंग्रेजी में कहते हैं, या सीधे बार कहते हैं, जहाँ शराब वगैरह बिकती है। तो मधुशाला शराब की दुकान को कहते हैं, जहाँ लोग बैठ के शराब वगैरह पीते थे। तो उनके किताब के नाम थी मधुशाला, किताब का नाम था मधुशाला, और वह बड़ी प्रसिद्ध हुई, लोगों में चर्चा का विषय थी मधुशाला, आज तक है, हरिवंश राय बच्चन के सर्वश्रेष्ठ कृतियों में से एक है। तो गांधी जी ने सुना मधुशाला के बारे में, तो उन्होंने कहा तो बड़ा खराब है भाई, ये शराब वगैरह का प्रचार कर रहा है। गांधी जी इसके सख्त विरोधी थे। तो उन्होंने हरिवंश राय बच्चन को बुलवाया। अब सोचिए, हरिवंश राय बच्चन को जब खबर मिला कि गांधी जी बुला रहे हैं, तो वो डरते हुए गए, किताब वगैरह लेके गए और डरते हुए गए वहाँ, और बड़ी बड़ी विनम्रता से गांधी जी को समझाया कि नहीं महात्मा, इसमें शराब की बात नहीं हुई है, यह एक सांकेतिक बात है। उस माध्यम से इसमें बहुत सारी अच्छी बातें कही गई है, यह शराब से इसका कोई संबंध नहीं है।
वो मुश्किल से समझा पाए। गांधी जी समझ गए, उन्होंने कहा ठीक है, बहुत अच्छा है, मुझे भी देना, मैं भी पढ़ूंगा और तुम काम अपना जारी रखो, तुमने बहुत अच्छा लिखा है। उन्होंने तारीफ वगैरह किया। तो गांधी जी की छवि में वो थी, उनका व्यक्तित्व वैसा था। और वहाँ निराला पहुँच गए और उन्होंने उनको निरुत्तर कर दिया। तो निराला ऐसे थे। निराला को महाप्राण कहा जाता है क्योंकि वह ऊर्जा से भरपूर थे। इतने कष्टों, इतने संघर्षों के बावजूद उनका जो व्यक्तित्व था वो अक्खड़ और फकीर स्वभाव के थे। आप फोटो वगैरह देखेंगे, हमेशा दाढ़ी वाड़ी बढ़ी हुई, तो वो फकीर स्वभाव के थे। उनके बारे में और भी बहुत सारी कहानियाँ हैं कि महादेवी वर्मा भी रहती थी वहाँ और निराला भी रहते थे कहीं अगल बगल में। तो वो भाई बहन का रिश्ता रखते थे दोनों। तो निराला को कुछ ज़रूरत होती तो महादेवी वर्मा के यहाँ खबर में थे। अपना पैसा वैसा वो बांटते उठते रहते थे। जैसे कमाया कुछ, किताब बिकी, उसका रॉयल्टी मिला, कवि सम्मेलन में गए, किसी ज़रूरतमंद को देखा, सारा पैसा दे दिया। अब खुद के खाने के लिए उनके पास नहीं होता, तो महादेवी वर्मा पता लगाती रहती थी कि क्या पोजीशन है उनका आजकल, क्या स्थिति चल रही है। तो अपने घर से सामान वगैरह भेज देती। कोई अतिथि आ गया निराला जी के यहाँ, तो वहाँ से आया उनका रसोईया महादेवी वर्मा के यहाँ, वहाँ से राशन वासन उठा के ले गया, लकड़ी उकड़ी जो भी ज़रूरत होती। तो निराला ऐसे फक्कड़ स्वभाव के थे। फक्कड़ का मतलब इसमें कोई अपने लिए कोई संचय नहीं करना, कोई जमा नहीं करना, कि शुरुआती दौर में ही वो बहुत दुखी हो गए। तो उनके मन से एक तरह से मोह माया से हट गया मन उनका। तो वो एकदम फकीर की तरह रहते थे, कोई अपनी चिंता नहीं, जो आमदनी हुई वो किसी को भी दे सकते थे। तो इस तरह के निराला थे। कविताएं जो लिखी, हमारे सामने जो कविता है उसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा। उत्साह एक आह्वान गीत है। आह्वान का मतलब होता है पुकार, बुलाने वाला। तो एक आह्वान गीत है जो बादल को संबोधित है। यहाँ बादल को आह्वान बादल का कर रहे हैं, बुला रहे हैं बादल को। बादल निराला का प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी। अब बादल क्या करता है? बादल पानी बरसाता है, उससे धरती की प्यास बुझती है, पानी की कमी पूरी होती है। तो एक तरफ तो ऐसा कह रहे हैं बादल को, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि बादल से विध्वंस भी होता है, पुरानी चीज़ें खत्म भी होती है। लेकिन वह विध्वंस किस लिए होता है? ताकि नई चीज़ें जन्म ले सके, नई चीज़ों में अंकुरण हो सके, नए पौधे जन्म ले सके। पुराने जो बूढ़े हो गए, जो खत्म होने वाले हैं, वो सड़ गल के खत्म हो जाए, टूट जाए, बह जाए। उनकी जगह नए जो नए पौधे हैं, नए अंकुरण हैं, वो सामने आए और नई चेतना का जन्म हो। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से, जीवन जो हमारा है उसको देखने का जो उनका दृष्टिकोण है वह विस्तृत है और संपूर्ण है। वह किसी एक हिस्से को नहीं देख रहे हैं, वह जीवन के सभी हिस्से को देख रहे हैं। तभी वह पानी की प्यास भी बुझाने की बात कर रहे हैं, साथ में विध्वंस की बात कर रहे हैं और विध्वंस से होने वाले नए जन्म की भी बात कर रहे हैं, नए निर्माण की भी बात कर रहे हैं। जो नई पीढ़ी आती है वह तभी आती है जब पुरानी पीढ़ी हटती है। सब एक साथ तो रह नहीं सकते हैं। आज तक जितने लोगों का जन्म हुआ सब रहते तो कहाँ हटते। तो यह एक सतत प्रक्रिया है प्रकृति की। तो कवि इन चीज़ों को अपनी दृष्टि में रखते हैं और इन सब की बातें करते हैं। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों है। इसमें कल्पना भी है, एक मधुर कल्पना भी है, इसमें एक रंगीन कल्पना भी है, रंग बिरंगी की चीज़ें भी हैं, साथ में क्रांति चेतना भी है। चीज़ों को बदलने के लिए जो चेतना की आवश्यकता होती है, जागरूकता की आवश्यकता होती है, वह भी इसमें है। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला इसे नव जीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं। समाज में जो भी क्रांति, बदलाव होती है, रिवॉल्यूशन होता है, उसमें साहित्य का महत्वपूर्ण योगदान हमेशा से रहा है। आज भी है, पहले भी रहा है, आगे भी रहेगा। साहित्य एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आप, जिसके द्वारा आप
बड़ी से बड़ी बात सामान्य आदमी तक पहुंचा सकते हैं। जैसे आज न्यूज़ चैनल्स करते हैं, वो किसी भी बात को आप तक पहुंचा देते हैं, तो वो तो एक तरीका हुआ। किताबों में आप जो पढ़ते हैं वह आपके सीधा हृदय में जाता है, क्योंकि आप मान के चलते हैं कि इसको जिसने लिखा है वह एक काबिल आदमी होगा, तभी उसने किताब लिखा। उसकी बात को आप गंभीरता से लेते हैं, आप उसको वजन देते हैं, भाव देते हैं कि इसने कहा है तो इसमें कुछ बात होगी। तो साहित्य समाज में उन बातों को पहुंचा सकता है, सामान्य जन तक पहुंचा सकता है जिनको ऐसे नहीं कहा जा सकता, या ऐसे बोलने से लोग ध्यान नहीं देंगे। उनको किताबों के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से पहुंचाया जा सकता है। तो इसीलिए कहा गया कि साहित्य जो है वह सामाजिक क्रांति, समाज में जो क्रांति आती है, जो पुरानी चीज़ों को ख़त्म करके उससे अच्छा बनाने की कोशिश जो होती है, यही क्रांति है। चीज़ों में बदलाव लाने की जो प्रक्रिया है वही क्रांति है। तो इसमें साहित्य की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं उसमें से एक साहित्य है। कवि इसको निराला जो है इसको नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं। यहाँ उनका नूतन कविता और नवजीवन से मतलब है कि जो पुरानी चीज़ें हैं वो खत्म होकर नई चीज़ें सामने आए। दूसरी जो कविता है अट नहीं रही है। कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। फागुन का जो महीना होता है वो बसंत का ही महीना होता है, एक तरह से बसंत में ही फागुन भी है। तो उसकी एक मादकता होती है, उसमें चारों तरफ एक सुगंध फैला होता है, एक अजीब सा नशा होता है प्रकृति में, सब और फूल वगैरह खिले होते हैं, त्यौहार भी वैसा ही होता है होली का। तो एक मादकता होती है, एक नशा होता है। तो फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है कवि। यहाँ फागुन में जो चारों तरफ सुंदरता व्याप्त है, फैली हुई है, उसको अनेक संदर्भों में देखता है। किसी एक संदर्भ में नहीं देख करके उसमें जो भी पहलू हैं उसके, उनमें देखता है वो। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। आपका मन अगर खुश हो तो आपको कभी भी फागुन जैसा आनंद आ जाएगा। दुखी हो तो आपको फागुन में भी वह भादों का अंधेरी रात नजर आएगा। तो इस चीज़ को भी कवि ने यहाँ उसका भी उल्लेख किया है। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को भी फागुन की ही तरह सुंदर एवं ललित बना दिया है। इसमें जो शब्दों का चयन है वह इतना सुंदर है, इसकी लय इतनी अच्छी है कि कविता फागुन की तरह ही सुंदर और रंगीन बन गई है। चलिए हम लोग ऐसा करते हैं, कविता हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज जो कवि परिचय है और जो इसके बारे में है, भूमिका है पाठ के बारे में, इसको आप लोग पढ़िएगा। फिर हम लोग कल कविता की बात करेंगे। आज कविता पर चलेंगे तो फिर इसमें से आप भूल जाएंगे। तो आज इसको ही आप दोबारा पढ़िएगा और जो बातें मैंने कही उस संदर्भ में सोचिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। हम लोग कल फिर कविता शुरू करेंगे पढ़ना। चलिए आज ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।